नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाखी शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में हैं। उन्होंने 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा बहाल करने और छठी अनुसूची लागू करने की मांग के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक पूर्व सैनिक समेत 4 लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। वांगचुक ने अपने संदेश में लद्दाखियों से शांति और अहिंसक तरीके से संघर्ष जारी रखने का भी आग्रह किया। संदेश उनके भाई सेतन तोरजे और वकील मुस्तफा हाजी के माध्यम से जोधपुर सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात के बाद पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब तक स्वतंत्र जांच का आदेश नहीं आता वह जेल में रहने के लिए तैयार हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक ने छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एनएसए के तहत उनकी हिरासत को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को पंजाब में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह निर्णय पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने लिया। उपचुनाव आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए हो रहा है। अरोड़ा ने राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट समूह के मानद अध्यक्ष हैं और हाल ही में उन्होंने राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा में 117 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। वहीं जून में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से राज्यसभा में प्रवेश की अटकलों को खारिज किया था। अब राजेंद्र गुप्ता के उम्मीदवार बनने के साथ उपचुनाव में उनकी जीत की उम्मीद जताई जा रही है। गजा में सहायता पहुंचाने के प्रयास में शामिल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसराइल में हिरासत के दौरान स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मलेशियाई हसवानी हेल्मी और अमेरिकी विंडफील्ड पीवर ने बताया कि थुनबर्ग को धक्का दिया गया, उन्हें बालों से घसीटा गया और इस्राएली झंडा पहनने व चूमने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि बंदियों को साफ खाना, पानी और दवाइयां नहीं दी गईं और उनके हाथ बांधकर घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया। करीब 137 कार्यकर्ता शनिवार को तुर्की पहुंचे, जिनमें 36 तुर्की नागरिक और कई अन्य देशों के नागरिक शामिल थे। इसराइल ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सभी बंदियों को सुरक्षित रखा गया और उनके कानूनी अधिकारों का पालन किया गया। बता दें कि फ्लोटिला अगस्त में रवाना हुआ था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने इसराइल की नौसैनिक नाकाबंदी को चुनौती दी थी। इस अभियान के दौरान इसराइल ने 450 से अधिक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया और लगभग 40 नावों को रोका। शुक्रवार को ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की रिहर्सल उस समय बाधित हो गई जब राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के 3 सदस्य कार्यक्रम स्थल पर घुस आए और इसे उत्तराखंड की संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। संगठन के सदस्य राघव भटनागर ने प्रतियोगियों के कपड़ों पर आपत्ति जताई और कहा कि पश्चिमी परिधानों में रैंप वॉक यहाँ की पहचान और धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कार्यक्रम को जारी न रखने की धमकी दी और प्रतिभागियों से इसे अपने घरों में आयोजित करने के लिए कहा। प्रतिभागियों ने विरोध किया और कहा कि प्रतियोगिता माता पिता की सहमति से आयोजित हो रही है। लॉयंस क्लब रॉयल के निदेशक धीरज मखीजा ने बताया कि क्लब पिछले 5 सालों से यह प्रतियोगिता कर रहा है और इसे महिलाओं को मंच देने के लिए आयोजित किया जाता है। घटना के बावजूद मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को आयोजित हुई। पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली और विवाद सुलझ गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार से रूस द्वारा पाकिस्तान के चीनी JF-17 लड़ाकू विमानों को उन्नत RD-N3MA इंजन देने के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। जयराम रमेश ने कहा कि इस कदम से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलों और उन्नत ब्लॉक 3 संस्करण वाले विमानों का लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस ने भारत की अपील को नजरअंदाज करते हुए यह सौदा आगे बढ़ाया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह इंजन चीन के सहयोग से विकसित पाकिस्तान के सबसे उन्नत JF-17 विमानों की प्रणोदन प्रणाली है। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी माना कि JF-17 विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ था। उन्होंने मोदी सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में असमर्थ रहा है।
जबकि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस नेता ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति की विफलता करार दिया और कहा कि वैश्विक मंच पर दिखावे के बावजूद राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ब्रिटेन के सेंट्रल लंदन में शनिवार को प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने पर लगभग 500 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच है। प्रोटेस्ट के आयोजकों का कहना है कि इसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने साल जुलाई में फिलिस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इस संगठन का समर्थन करना और इसके किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना अवैध माना जाता है। गुरुवार को मैनचेस्टर में सिनेगॉग पर हुए हमले के बाद सरकार और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से विरोध स्थगित करने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन बिना रोक टोक के हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ब्रिटेन में प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन में होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती का संकेत है। सरकार ने टोल टैक्स नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 15 नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यूपीआई के माध्यम से टोल भुगतान करने पर 1.25 गुना शुल्क देना होगा यदि वाहन में वैध फास्टैग नहीं है। वर्तमान में बिना फास्टैग वाले वाहनों को नकद भुगतान पर 2 गुना टोल देना पड़ता है। पीआईबी की प्रेस रिलीज में बताया गया कि 15 नवंबर से बिना फास्टैग वाले वाहन यूपीआई के जरिए भी टोल जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमित टोल अमाउंट का 1.25 गुना शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य गैर फास्टैग उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधि मंडल राज्य के दौरे पर है और विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने आयोग के सामने अपने सुझाव रखे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष होंगे। वहीं आयोग ने अधिकारियों को पारदर्शिता से काम करने और शिकायतों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग को सुझाव मिला है कि छठ पर्व के बाद चुनाव कराए जाएं। वहीं जेडीयू ने एक ही चरण में वोटिंग कराने की मांग की है। नेपाल में हाल ही में हुए जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शनों जो हिंसा में बदल गए और शासन परिवर्तन पर असर डाल सकते थे के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने दिल्ली में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 3 इकाइयों खुफिया शाखा, संचालन इकाई और दिल्ली सशस्त्र पुलिस को आकस्मिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 2 विशेष पुलिस आयुक्तों को गैर घातक हथियारों के भंडार का ऑडिट करने और आवश्यक सुधार सुझाने को भी कहा। योजना में सीमा पर निगरानी बढ़ाना, संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल और बड़ी भीड़ के मामले में अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय शामिल है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों का मुकाबला करने, पूर्व आपातकालीन खुफिया जानकारी जुटाने और भीड़ प्रबंधन रणनीतियों पर भी ध्यान देगी। अधिकारियों का कहना है कि आरक्षित पुलिस कंपनियों और सीएपीएफ की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है ताकि अगर स्थिति उत्पन्न हुई तो तुरंत नियंत्रण किया जा सके। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पोस्टर असली मुद्दा नहीं थे, बल्कि पिछले शुक्रवार की बड़ी सभा में पथराव और हिंसा के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। 10 एफआईआर दर्ज हुई और जांच के लिए 13 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नफीस के स्वामित्व वाले रजा पैलेस को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हुई। डीआईजी ने कहा कि लोग अपने घरों पर पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन सभा या मार्च की अनुमति नहीं होगी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी शहर में अरब सागर पर नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी लागत लगभग 1.2 अरब डॉलर बताई जा रही है। यह बंदरगाह भारत के चाबहार पोर्ट से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखा। योजना के तहत अमेरिका को पाकिस्तान के खनिजों तक पहुंच के लिए
एक टर्मिनल बनाने और चलाने की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब हाल ही में मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मुलाकात की थी। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका रेल नेटवर्क के विकास में भी निवेश करे, जिससे खनिज समृद्ध क्षेत्रों को बंदरगाह से जोड़ा जा सके। यह कदम चीन के ग्वादर बंदरगाह के समानांतर एक अमेरिकी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर भारत भी करीबी नजर रख रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि शुभमन गिल जल्द ही तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 के कप्तान बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि एशिया कप में गिल को उप कप्तान बनाया गया था, जिससे यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि भविष्य में उन्हें टी20 टीम की कप्तानी भी मिल सकती है। गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम की घोषणा के बाद इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि उन्हें शुभमन को कप्तानी सौंपने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सूर्य कुमार यादव टी20 टीम के कप्तान हैं और उन्होंने हाल ही में एशिया कप जिताया। गावस्कर ने यह भी बताया कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान रखना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे टीम की योजना और तालमेल में दिक्कत आती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के बाद 11 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी, दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में पाया गया कि कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप, जो तमिलनाडु की श्रीसन कंपनी बनाती है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन 48.6% मात्रा में मौजूद था। यह रसायन कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। अगस्त से सितंबर 2025 के बीच परासिया ब्लॉक में कई बच्चों ने यह सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की शिकायत दी, जिनमें से 11 की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने डॉक्टर और कंपनी पर गैर इरादतन हत्या, दवा में मिलावट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तमिलनाडु सरकार भी इस मिलावटी सिरप की जांच कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.